नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश भारत में रेलों का विकास किस तरह से प्रारंभ होता है। रेलें अंग्रेज़ों की ज़रूरत थी या फिर उन्होंने हमें गिफ्ट किया और इन रेलों ने हमारे विकास को बढ़ाया। आज भी भारत रेल नेटवर्क में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो यहाँ पर रेलों का विकास किस तरह से शुरू होता है, यह हमें समझना है और रेलों के विकास क्रम को समझना है। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल होंगे कि क्या अंग्रेज़ों ने हमारे विकास के लिए रेलों को लाया या फिर अंग्रेज़ों ने खुद के विकास के लिए रेलों को लाया? रेलें आखिर क्यों आई भारत में? इससे पहले आपको पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर इतिहास में एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उसके पीछे भी एक पर्पस है। मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो उसके पीछे भी एक पर्पस है। ऐसे ही भारत में रेलें क्यों आई, उसके पीछे भी एक कारण है, एक रीज़न है, एक उद्देश्य है। वो क्या है, उसको समझने के लिए आपको बैकग्राउंड स्टोरी सुननी पड़ेगी और थोड़ा सा 2-4 मिनट का आपको टाइम लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान की जय बोलते हुए इस कथा को और समझते हैं भारत में रेलें किस तरह से विकसित हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही यूरोप भारतीय मसालों के ऊपर निर्भर रहा है, भारतीय गर्म सूती वस्त्रों के ऊपर निर्भर रहा है। भले ही भारत की निर्भरता यूरोप पर न रही हो, लेकिन प्राचीन काल में यूरोप की निर्भरता भारत पर अधिक थी। जबकि आज के दौर में हमारी निर्भरता यूरोप पर ज़्यादा है। हम यूरोप को लेकर ज़्यादा पैशनेट रहते हैं और यूरोप की जो मॉडर्न संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको अपनाने के लिए लपलपाते रहते हैं। लेकिन प्राचीन काल में वो हमारे मसालों के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए लपलपाते रहते थे। तो एक आपने मैप देखा होगा तुर्की, अगर नहीं देखा होगा तो आप देखना, तुर्की नाम का एक देश है, आपको दिखेगा तो उसका लगभग 90% हिस्सा जो है वो एशिया में आता है और थोड़ा बहुत हिस्सा उसका आता है यूरोप में। तो यहाँ पर उसका जो एक हिस्सा आता है यूरोप में, छोटा सा हिस्सा है, उसको कहते हैं कुस्तुनतुनिया, है ना। हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्स्टेंटाइन उसको ऐसा कुछ कहते हैं। तो जो तुर्की का कुस्तुनतुनिया है, छोटा सा हिस्सा, वो स्थल मार्ग को, जमीन से यूरोप और एशिया को जोड़ता है। जोड़ता तो रूस भी है, लेकिन रूस का जो हिस्सा जोड़ता है वो पर्वतीय हिस्सा है और बहुत ही ठंडा हिस्सा है, तो आपस से व्यापार भी नहीं हो सकता और वो बहुत ही लंबा हिस्सा पड़ जाता है, बहुत ही लंबा क्षेत्र है और पहली बात वहाँ से व्यापार हो नहीं सकता। तो जहाँ पर से व्यापार हो सकता था वो छोटा सा हिस्सा था कुस्तुनतुनिया। अब 1453 में क्या होता है कि अरब क्रांति होती है। अब इसके बाद में क्या होता है, जो इस्लामिक जो तुर्क रहते हैं वो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुस्तुनतुनिया न केवल व्यापार का केंद्र था बल्कि ईसाई धर्म का एक प्रमुख सेंटर भी था। कुस्तुनतुनिया में बहुत सारे बुद्धिजीवी रहते थे। अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़ी सिटी होती है ना, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, दुनिया की जितनी बड़ी सिटीज़ होंगी, इनके जब आप इनके जो आंकड़े उठाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर ज़्यादा बुद्धिमान लोग ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अच्छे लोगों का प्रसार ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जीवन स्तर बेहतर होता है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ स्थापित होती है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा बुद्धिमान लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह कुस्तुनतुनिया एक व्यापारिक केंद्र था, तो यहाँ पर कला के अलग अलग क्षेत्र के लोग वहाँ पर रहते थे। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया और कहा कि भैया अब हम यूरोप को एशिया में घुसने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप ईसाई हो और ईसाई व्यापारियों को उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। अब एक सिंपल सी कहावत है कि भैया आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब इनको आवश्यकता हुई। अब इनको आवश्यकता क्यों थी भारतीय मसालों की? क्योंकि ठंडे क्षेत्र में जो मांस होता है वही उनका प्रमुख खाना होता है, खेती उतने अच्छे से नहीं होती। तो मांस को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए खाने योग्य मसालों की आवश्यकता होती थी। गरम मसालों में वो उसको लपेटकर बढ़िया आराम से रखते थे, बहुत दिन तक वो रहता था। आज भी ऐसी पद्धति अपनाई जाती है। तो यहाँ पर इसके लिए उन्हें मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गरम सूती वस्त्र जिसका उत्पादक भारत एक बड़ा केंद्र था, उनकी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि खोज होती है। अब मरने से अच्छा है कि थोड़े हाथ पैर मार लें और खोज करें। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं कि 1453 के बाद में यूरोप में एक पुनर्जागरण काल की, जिसको
रेनेसां कहते हैं, उस काल की शुरुआत होती है। और हर क्षेत्र में, चाहे वह कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, तकनीक हो, हर क्षेत्र में वहाँ पर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि धर्म में भी सुधार होते हैं और मार्टिन लूथर जैसे व्यक्ति जर्मनी में जो रूढ़िवादी ईसाई परंपरा है उसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्टेंट ईसाई परंपरा की शुरुआत करते हैं। बाइबल की यहाँ पर पहली बार प्रति जो गुटेनबर्गर छापाखाना का आविष्कार करके पहली बार बाइबल को छापते हैं। इससे छापे खाने का विकास होता है। लोग बहुत ही स्पष्ट रूप से धार्मिक चीज़ों को पढ़ते हैं। उन्हें पता लगता है कि भैया बाइबल में तो ये लिखा है, बाइबल में अगर ए फॉर एप्पल लिखा है तो चर्च वाले क्या बता रहे थे, ए फॉर कैट बता रहे थे। तो यहाँ पर उनको समझ में आता है कि चर्च तो कुछ और बता रहा था और बाइबल कुछ और बता रही थी। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे सुधार यूरोप में होते हैं और उन्हीं सुधारों में बार्थोलोमेव डियोस नाम का एक समुद्री यात्री, समुद्री नाविक नए मार्गों की खोज में निकलता है और वह अफ्रीका महाद्वीप के छोर में दक्षिण अफ्रीका के नीचे एक सेंटर पॉइंट की खोज करता है जिसको वह कहता है केप ऑफ गुड होप, उत्तमाशा अंतरीप। तो इसे वह कहता है और आज भी जब आप मैप देखोगे तो दक्षिण अफ्रीका के नीचे ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर बाद में एक कोलंबस नाम का यात्री 1492 में एक नई दुनिया की खोज करता है। वह पुर्तगाल से निकलकर सीधे सीधे चला जाता है और पहुंच जाता है उत्तर अमेरिका में और वह उस क्षेत्र को एक नई दुनिया कहता है। बाद में अमेरिको वेस्पुस्सी समझाता है कि एक नई दुनिया नहीं है, जिसको वह भारत कहता था कोलंबस, ये भारत नहीं है। और यही कारण है कि कोलंबस ने कहा कि भाई मैं इंडिया आ गया और जो मूल अमेरिकन्स हैं, जो वहाँ की मूल जनजाति है वो निग्रो कहलाती। तो वहाँ के जो लोग थे वह रेड इंडियन, उसने उनको नाम दिया कि भाई ये इंडिया है और यहाँ के जो लोग हैं वो हल्के से लाल मुझे दिख रहे हैं तो ये रेड इंडियन है। तो यहाँ पर अमेरिको वेस्पुस्सी बाद में क्लियर करता है कि भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है और ये एक अलग महाद्वीप है और इसका नाम अब मेरे नाम पर अमेरिका पढ़ा जाएगा। तो वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हम देखते हैं और नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ा देश है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर उसके बाद में 1498 में एक और नाविक वास्को डी गामा खोज पर निकलता है और वह अफ्रीका पर उसी पॉइंट पर पहुंचता है जिसकी खोज की थी बार्थोलोमेव डियोस ने, केप ऑफ गुड होप। और एक समुद्री व्यापारी जो गुजरात का रहता है उसकी सहायता से वह केरल पहुंचता है और यहाँ पर से जुलाई 1498 में भारत की खोज होती है। अब यहाँ पर पुर्तगालियों के पास में तकरीबन 100 साल थे। भारत में अच्छे व्यापारी घराने बनने के रूप में, अच्छी शक्ति बनने के रूप में, पर पुर्तगाली जो कंपनी थी वह सरकारी कंपनी थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि सब कुछ तो हमारा ही है। लेकिन धीरे धीरे फिर देखते हैं कि हम डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर फ्रांस आते हैं, फिर डैनिश वगैरह अलग अलग देश के व्यापारी यहाँ पर आते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि दो बड़ी शक्तियाँ बसती हैं, पुर्तगाली और अंग्रेज और फ्रांस। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों के बीच में यूरोप की और दुनिया की महाशक्ति बनने की होड़ इन दोनों के बीच में लगी होती है। जैसे आज हम देखते हैं रूस, अमेरिका और चीन, ये तीनों के बीच में टक्कर चलती रहती है कि दुनिया की सुपर पावर कौन बनेगा, जबकि तीनों को ही नहीं पता कि अगले 50 साल में भारत दुनिया की सुपर पावर रहेगा, क्योंकि भारत के पास में दुनिया का सबसे बड़ा फोर्स पावर है, सबसे बड़ा मैन फोर्स है, मतलब कि जो मानव शक्ति है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत के पास है। लेकिन उसी समय पर फ्रांस और इंग्लैंड लड़ रहे थे और वे न केवल यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, 100 वर्षीय युद्ध जैसे युद्धों के माध्यम से लड़ रहे थे, बल्कि वे अपने अपने अलग अलग उपनिवेशों में भी लड़ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि आंग्ल कर्नाटक वॉर में, जहाँ पर एक सत्ता यानी कि एक व्यक्ति को राजा बनाने का समर्थन फ्रांसीसी करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को राजा बनाने का समर्थन करते हैं अंग्रेज, और इस तरह से इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और आंग्ल कर्नाटक वॉर न केवल राजाओं को स्थापित, नवाबों को स्थापित करने का युद्ध होता है, बल्कि ये भी सिद्ध करता है कि भारत में अगले कई वर्षों तक कौन रूल करेगा, फ्रांसीसी या अंग्रेज। वार्निवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की करारी हार होती है और उधर यूरोप में भी उनके बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो पेरिस की संधि होती है, उसके बाद में फ्रांसीसी कंपनी भारत से अपना बोरिया बिस्तर कम कर लेती है और अन्य क्षेत्रों की तरफ
ध्यान देने लगती है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं, अब ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही है, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि 1757 ईस्वी हम देख रहे हैं, जो बांडीवास का युद्ध है वो बहुत आगे हो रहा है। उससे पहले की बात है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल का क्षेत्र प्राप्त कर लिया। बाद में 1765 में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम सेकंड को ये हराकर और भी ज़्यादा बड़ी पावर ये हासिल कर लेते हैं। जो मुगल शासक होता है उससे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो बिहार है उसके दीवानी अधिकार वो प्राप्त कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार हमारा है और एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखना है। तो यहाँ पर से धीरे धीरे हम देखते हैं और आगे कुछ वर्षों में ये मराठों और मैसूर को भी कमज़ोर करके भारत के लगभग एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। अब ये दौर आ जाता है 1800 वाला। अब 1800 से 1840 के बीच में इनके अलग अलग दुनिया में जितने भी उपनिवेश हैं उन पर इनके मजबूती से अधिकार हो जाते हैं। इनके पास में इतना ज़्यादा कच्चा माल आता है कि अब उसको कैसे उत्पादन में बदला जाए, इस खोज खबर में 1825 के आसपास से 1840 तक हम देखते हैं कि इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर कारखानों का विकास होता है। क्यों? क्योंकि अब इतना कच्चा माल आ गया है कि अब उसको वस्त्रों में बदलना है, उसको प्रोडक्ट में बदलना है और न केवल पूरे यूरोप को चिपकाना है बल्कि उन्हीं उपनिवेशों को भी बेचना है जहाँ पर से हम इन कच्चे मालों को ला रहे हैं। तो अब 18वीं सदी जो 19वीं सदी है 1800 वाले सन, तो लगभग 50 वर्ष शुरुआती जो 1801 से 1850 के बीच के हैं मोटे तौर पर, इस काल में न केवल यहाँ पर हमें बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है बल्कि यूरोप में सबसे पहले इंग्लैंड में ही ये औद्योगिक क्रांति सिर्फ इसीलिए शुरू होती है क्योंकि इंग्लैंड के पास ही इस समय पर इतने सारे उपनिवेश होते हैं, इतने बड़े स्तर पर उपनिवेश होते हैं और वहाँ पर से भारी मात्रा में कच्चा माल आता है। फिर इसके बाद में फ्रांस में औद्योगिक क्रांति होती है और यूरोप में सबसे आखिर में रूस में ये क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति, क्योंकि रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। तो यहाँ पर इस तरह से जो औद्योगिक क्रांति होती है उसके परिणाम स्वरूप कच्चा माल बहुत तेज़ी से आता है और पक्का माल बनकर तैयार होने लगता है। अब खपत धीरे धीरे दुनिया की खपत को इंग्लैंड खपाना शुरू करता है और बहुत ज़्यादा धन यहाँ पर कमाता है। अब उसको लगता है कि मुझे और कच्चा माल चाहिए ताकि मैं और ज़्यादा डेवलप कर सकूँ और मुझे जो मैं पका माल यहाँ पर चीज़ें बनाकर प्रोडक्ट बनाकर बेच रहा हूँ वो जल्दी जल्दी लोगों तक पहुँचना चाहिए। अब इसके लिए भारत एक बड़ा बाजार उसको देखने को मिलता है। भारत न केवल कच्चे माल का एक बड़ा सेंटर होता है बल्कि एक बाजार के रूप में भी वह उसे देखता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1833 में हम देखते हैं कि 1813 में ये क्या करते हैं पहले कि भैया गवर्नर जनरल जो है या जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में 1 लाख रुपए हर साल शिक्षा पर खर्च करेगी। अब ये देखते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो 1833 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले आयोग बनता है और फिर वहाँ पर से भारत में शिक्षा के विकास की शुरुआत होती है। ये शिक्षा के विकास की शुरुआत क्यों हो रही है? क्यों? क्या इनको दया आ गई कि भारतीयों को शिक्षित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इनकी ये स्ट्रैटेजी थी, ये हमको डेवलप करना चाहते थे ताकि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाकर, अंग्रेजी का प्रसार करके, यूरोपीय संस्कृति का प्रसार करके ये हमारे अंदर यूरोपीयकरण को ला सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन के कल्चर में ढलें और हम ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप के लोगों से प्यार करें और फिर बाद में ये कहें कि भैया यूरोप के लोग तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, यूरोप के लोग तो ऐसा कल्चर अपनाते हैं, ऐसे खाना खाते हैं और ऐसा परफ्यूम लगाते हैं। अब तुम पढ़ चुके हो अंग्रेजी तो चलो ये भी अपना लो। धोती पहन रहे हो, गधे हो क्या? धोती पहन रहे हो, यहाँ पर कोट पैंट पहनो। तो इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करते हैं और फिर लगातार शिक्षा में सुधार हम देखते हैं। फिर इसके ठीक 20 वर्ष बाद, 20 से भी कम वर्ष में 1854 में बुद्धिस्ट पेज आता है। फिर उसके बाद में लगातार ये शिक्षा में विकास करते हैं। अलग अलग जो भारत की जो संस्कृति है उसमें ये अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, अच्छी बातों को प्रमोट
नहीं करते हैं, ढूंढ कर बुराई ढूंढते हैं भारतीय संस्कारों से, भारतीय कल्चर से। कहीं सती प्रथा बंद करेंगे, कहीं बलि प्रथा बंद करेंगे, कहीं ये जो दास प्रथा है उसको बंद करेंगे। ये सारी बुरी चीज़ें हैं, इनको बंद करना चाहिए। लेकिन भारतीय संस्कृति में अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो आप देखना, जब आपको किसी को गिराना होता है तो आप उसकी सिर्फ बुरी बातें करते हैं, ठीक है, आप उसकी अच्छी बातें नहीं करते। जबकि हर इंसान में अच्छी बात भी होती है और बुरी बात भी होती है। अगर आपको उसे बुरा साबित करना है तो सिर्फ बुरी बात करो, और अगर अच्छा साबित करना है तो सिर्फ अच्छी बात करो। तो ये भारतीय संस्कृति को निम्न बताने के लिए और यूरोपीय शक्ति या यूरोपीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताने के लिए ये भारतीय संस्कृति में से ढूंढ कर बुराई निकालते हैं। हर बार कोई ना कोई कुप्रथा निकाल लेते हैं और फिर उसको पाबंदी लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि यूरोप में तो ऐसा है ही नहीं। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि जो भारतीय समाज है उसके ऊपर यूरोपीय सभ्यता का प्रभाव पड़े। और फिर इसी जद्दोजहद में ये देखते हैं कि सिर्फ शिक्षा के विकास से कुछ नहीं होगा। हम भले ही अब जब ये देखते हैं कि भाई काफ़ी जो ज़मींदार वर्ग है या फिर जो उच्च कुलीन वर्ग है उसके ऊपर अच्छा खासा यूरोपीय प्रभाव हो चुका है, अब इन तक चीज़ें पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? अगर सूरत के बंदरगाह पर या मुंबई के बंदरगाह पर कोई सामान उतरता है और चाहिए किसी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के या फिर उत्तराखंड में किसी नैनीताल के ज़मींदार को या फिर हिमाचल में कुल्लू के ज़मींदार को या फिर कश्मीर के ज़मींदार को अगर कुछ चाहिए, तो आप कैसे पहुंचाओगे? आप अगर बैलगाड़ी से पहुंचाओगे तो 2-3 महीने लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में, और तब तक वो हो सकता है कि उसकी सोच बदल जाए या सामान बदल जाए। तो यहाँ पर ये 1824-25 के आसपास यूरोप में इन्हीं औद्योगिक कारखानों में कोयला को पहुंचाने के लिए और सामान को कारखानों से बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए और मजदूरों को उनके घर से ऑफिस तक पहुंचाने के लिए ट्रेन का विकास होता है। और इसका ही वह डेवलपमेंट करते हैं भारत में, और फिर हम भारत में देखते हैं कि ट्रेनों का विकास होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें जो पृष्ठभूमि मैंने बनाने का प्रयास किया, मैंने कहा था 5 मिनट में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर 18 मिनट 17 मिनट हो गए हैं। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि उन्होंने रेलों का विकास किया तो क्यों किया। उन्होंने शिक्षा का विकास किया, ये अच्छी बात है, लेकिन उनका उद्देश्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्नाइज हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय सभ्यता के प्रभाव में आए। लेकिन उन्होंने एक गलती की कि उन्होंने पूरी की तरह पूरा अंग्रेजी हमको सिखा दिया। और फिर जब भारतीय क्रांतिकारियों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, जब भारतीय क्रांतिकारियों ने ये देखा कि इंग्लैंड में खुद सत्ता कैसे संसद के पास में आई, कैसे 1688 की रक्तहीन क्रांति होती है जहाँ पर बिना रक्त की एक बूंद गिरे राजा से सत्ता छीनकर संसद के पास आ जाती है। जब उन्होंने देखा कि रूस में किस तरह से क्रांतियां हो रही है, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत में भी क्रांति हो सकती है। और यहाँ पर उनका ही तीर उनके ही पीछे घुस गया, और अंग्रेजी के दुष्प्रभाव ये हुए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्नाइज हुए। तो इसके अच्छे प्रभाव ये भी हुए कि हमने दुनिया की अलग अलग क्रांतियाँ पढ़ी, अमेरिका की क्रांति पढ़ी, और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा कि जब दुनिया अपने स्तर पर लड़ सकती है तो हम भी अपने स्तर पर क्यों नहीं लड़ सकते। इसी तरह रेलों का विकास इन्होंने किया, और रेलों का विकास इसलिए था ताकि जो बंदरगाह से पका हुआ माल आ रहा है वह अलग अलग व्यापारिक शहरों पर जा सके। इसलिए आप देखना, इन्होंने जितनी भी ट्रेनें चलाई वो ऐसी जगह पर थी, जैसे मुंबई से ठाणे इन्होंने ट्रेन पहली बार जो चलाई, वह एक मुंबई क्या है पोर्ट सिटी है, और ठाणे जो है, ठाणे भी मुंबई के पास में आपको देखने को मिलता है। आजकल तो मुंबई के एरिया में ठाणे माना जाता है। तो ठाणे से मुंबई जो पोर्ट है, तो ठाणे में इनका गोडाउन जैसा, वहाँ पर से सामान भरकर ये मुंबई जो पोर्ट है वहाँ पर ला रहे हैं बंदरगाह, और वहाँ से कच्चा माल ये लेकर जा रहे हैं। क्या इन्होंने कहीं ऐसा चलाया कि भैया हम ट्रेन चलाते हैं कि भैया प्रयागराज जो इलाहाबाद है वहाँ पर से हम काशी जी तक ट्रेन चलाते हैं, वाराणसी तक, ताकि जो धार्मिक व्यक्ति है वो यात्रा कर सके? क्या इन्होंने इस तरह की कोई यात्रा चलाई कि कोई हज वाला व्यक्ति, कोई हज जाना चाहे मक्का मदीना, तो उसको यात्रा हम करवाएं? बिल्कुल नहीं। इन्होंने ऐसी ट्रेनें के रूट बनाए जो इनके व्यापारिक साधन को ज़्यादा व्यापारिक क्षेत्रों को ज़्यादा प्रयास करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रेनों का विकास होता है कि कच्चे माल को पहुँचाया जा सके बंदरगाहों तक,
और पके माल को बंदरगाह से लाया जा सके व्यापारिक शहरों तक, इसीलिए इन्होंने ट्रेनों का विकास किया। तो ये ट्रेन का विकास जो था ये इनके हित के अनुसार था। हालांकि बाद में इसी ट्रेन में बैठकर, इसी ट्रेन के पहले दर्जे में जो नॉर्मल टिकट होती है, फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, जनरल होता है, जनरल क्लास होता है, उसी में बैठकर महात्मा गांधी जैसे क्रांतिकारियों ने पूरा देश भी घूमा और उसी ट्रेन के बदौलत कई सारी क्रांतियाँ भी हुई। तो यहाँ पर कई बार जो बुरी चीज़ें होती है वह अच्छा प्रभाव भी यहाँ पर डाल देती हैं। तो यहाँ पर जो साधन अंग्रेज़ों के विकास के लिए विकसित हुए थे, आगे चलकर भारतीय क्रांतिकारियों ने उनसे डरने के बजाय उनका इस्तेमाल अपने क्रांति को बढ़ाने के लिए किया। तो आइए अब यहाँ पर पढ़ते हैं रेलवे का विकास। विश्व में पहली बार 1830 ईस्वी में इंग्लैंड में रेलवे का विकास हुआ। पहली ट्रेन मैनचेस्टर से लिवरपूल चली। माफ़ी चाहूँगा, मैंने 1824 कहा था, यहाँ पर 1830 में पहली बार ट्रेन का विकास इंग्लैंड में होता है। अब भाप का इंजन जो होता है वह स्टीम इंजन ये जेम्स वाट यहाँ पर बनाते हैं। और ये भाप का इंजन, ध्यान रखना, ये ट्रेन का रूप नहीं रहता, ये सिर्फ इंजन का विकास करते हैं, ठीक है ना। जैसे गाड़ी में हम इंजन देखते हैं, उस इंजन में अगर आप चैन एन फंसा दो, टायर वगैरह लगा दो तो गाड़ी बन जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ इंजन का आविष्कार जेम्स वाट कर रहे हैं और भाप का इंजन ये बनाते हैं। और इसके बाद में जो स्टीफेंसन होते हैं वो भाप के इंजन को ही सहायता से रेल का विकास करते हैं। जो रेल के डिब्बे होते हैं ना, पहले क्या होता था इंग्लैंड में, रेल के डिब्बे जो बनाए गए थे ना, ये जानवरों से खींचे जाते थे, गाय बैल वगैरह से ये खींचे जाते थे। बाद में जो भाप का इंजन जेम्स वाट ने बनाया, स्टीफेंसन ने उस इंजन को बैलों के बजाय लगा दिया, कहाँ पर, जो डब्बे हैं उनके मुंह पर। और फिर बाद में ये ट्रेन इस तरह से बन गई और फिर धीरे धीरे बहुत अच्छे पैमाने पर ब्रिटेन में रेलों का विकास हो गया। भारत में रेलवे का विकास किस तरह से हुआ और क्यों हुआ, तो हम देख चुके हैं। आर्थिक कारण, यहाँ पर औद्योगिकीकरण हो चुका था और पके माल को खपाने के लिए भारत एक अच्छा बाजार था और कच्चे माल के लिए एक अच्छा स्रोत भी था। तो दोनों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेज़ी चाहिए थी और बैलगाड़ियों से तेज़ी पूरी नहीं हो सकती थी, इसके लिए ट्रेनों का विकास ज़रूरी था। प्रशासनिक कारण भी था, क्योंकि भारत में अब इनके पास में एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो चुका था। अगर कलकत्ता में बैठे गवर्नर जनरल को अगर जो मैसूर है वहाँ पर विद्रोह को दबाना है तो बहुत टाइम लग जाता था सेना को आने में। अब अगर ट्रेन से अगर ये आएंगे तो बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे और विद्रोह को दबा देंगे। सैनिक कारण भी था, सैनिक बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा पद यात्रा करने से परेशान थे। अब ट्रेनों के माध्यम से सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता था। साथ ही साथ सैनिकों को थोड़ी राहत भी इससे यहाँ पर मिली थी। अब इसके बाद में देखिए रेलवे के विकास की बात करें तो 1836 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के एक सिविल इंजीनियर कैप्टन कॉटन के मस्तिष्क में पहली बार भारत में रेलवे के विकास का विचार आया। और ये ध्यान रखना कि 1836 में जो भारत में रेल चली है वो पशुओं से खींचे जाने वाली रेल थी। और यहाँ पर जो विचार वो करते हैं वो वैसे ही करते हैं जैसे हम इंग्लैंड में शुरुआत में देख रहे हैं कि पशुओं से ट्रेन को खींच रहे हैं, ना कि इंजन से। 1841 में मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन, जो कि यहाँ पर इंजन का प्रयोग करके रेलों का विकास कर रहे हैं, वो यहाँ पर कलकत्ता से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक रेलवे के विकास की योजना बनाते हैं। हालांकि रेलवे के विकास की योजना बनाते हैं यहाँ पर पहले चलती नहीं है, पहले तो मुंबई से थाने के बीच ही चलेगी। तो यहाँ पर 1845 ईस्वी में रेलवे के विकास के लिए प्रायोगिक तौर पर 3 रेलवे ट्रैक विकसित किए गए। कलकत्ता से रानीगंज, बम्बई से कल्याण यानी कि थाने क्षेत्र, और मद्रास से आरकोणम। और ये सारे इनके व्यापारिक केंद्र हैं। जो रानीगंज है यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध कोयला खदान है, ठीक है। अक्षय कुमार की एक मूवी भी इस पर बेस्ड है। अब यहाँ पर देखिए कलकत्ता में बहुत बड़ी कलकत्ता में इनका बंदरगाह था, तो इस खदान से यहाँ पर जो कोयला वगैरह है निकाल कर वो लाते थे और सीधे जहाज़ों में भरकर इंग्लैंड भेज देते थे। इसी तरह बम्बई और थाने की भी वही कहानी थी। अब यहाँ पर मद्रास और आरकोणम की भी वही कहानी थी। जो मद्रास था वह एक व्यापारिक केंद्र भी था और यहाँ पर
जो आरकोणम है वह भी एक व्यापारिक केंद्र था, साथ ही साथ बंदरगाह होने के कारण इसलिए भी यहाँ पर ये रेलों का विकास करते हैं। हम देखते हैं कि अप्रैल 1853 ईस्वी में गवर्नर जनरल डलहौजी के समय बम्बई से ठाणे के बीच में तकरीबन 32 मील यानी कि 48 किलोमीटर के मध्य की दूरी के बीच में पहली बार रेलवे का संचालन होता है और यहाँ भारत में चलने वाली पहली ट्रेन सेवा होती है। अब ये रेल संचालन के लिए 3 कंपनियां बनाई गई थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी, बम्बई से ठाणे पहली ट्रेन इसी ने GIP जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर जो रेलवे कंपनी है इसी ने चलाई थी। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी कलकत्ता से रानीगंज 1854 में भारत की दूसरी ट्रेन इसने चलाई थी। और ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का जो प्रमुख था वह था मैकडॉनल्ड स्टीफेंसन। कौन था? स्टीफेंसन। अब इसके बाद में देखिए साउथ इंडियन रेलवे कंपनी SIRC मद्रास से आरकोणम के बीच जो भारत की तीसरी ट्रेन चली वह इस कंपनी ने चलाई थी। और ये सारी जो ट्रेनें चली ये बैलों या जानवरों से नहीं खींची हुई बल्कि ये बाकायदा इंजन से चलाई गई। अब यहाँ पर ये लाभांश गारंटी चलाते हैं। अब देखो यहाँ पर जब आप किसी नए क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं ना, आपके पास में पैसा मान लो 1 करोड़ रुपए। अब कोई अनजान व्यक्ति आपसे कहे कि भाई 1 करोड़ रुपए मुझे दे दे, मैं बदले में तुमको दे दूंगा 2 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आपके मन में लालच आएगा, लेकिन अगर आप समझदार व्यक्ति होगे तो आपके मन में ये डर भी रहेगा कि भाई अगर तू मेरे 1 करोड़ रुपए लेकर भाग गया तो मैं 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊंगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो और मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी पत्र के साथ में सरकारी कागजों के साथ में आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मैं आपके 1 करोड़ को 2 करोड़ रुपए तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन अगर मैं बना नहीं पाया और आपके 1 करोड़ रुपए डूब गए तो मैं अपनी तरफ से आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा और साथ ही साथ 10% ब्याज भी आपको दूंगा, यानी कि 10 लाख रुपए भी मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा। तो आप यहाँ पर थोड़े सिक्योर हो जाओगे कि भाई ठीक है 2 करोड़ रुपए बने तो बने, लेकिन हमारे पास तो पैसे पड़े ही हैं, उससे अच्छा है कि वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए ही हमें मिल जाए, कम से कम वो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, बैंक भी इतना ज़्यादा ब्याज हमको नहीं देगा। और सिर्फ वो आपको कितने दिन के लिए मांग रहा है? सिर्फ 1 साल के लिए वो आपसे ये पैसे मांग रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर करती है। जो यूरोप के व्यापारी रहती हैं उनसे वह निजी जो रेलवे कंपनियां रहती है इंग्लैंड की, उनसे कहती कि आप भारत में रेलवे का विकास करो। और इस व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कहती है कि भैया आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश दिलाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा भारत में रेलवे का विकास करने पर। लेकिन मान लो अगर आपका नुकसान होता है, आपने 10 लाख रुपए खर्च किए और आपको सिर्फ 7 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, तो आपको न केवल बचे 3 लाख रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, बल्कि उसके ऊपर से 5% का एक्स्ट्रा लाभ भी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। तो आपकी हानि की भरपाई भी करेगी और आपको 5% का लाभ भी ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। तो यहाँ पर से जो ब्रिटेन की कंपनियाँ थी वो यहाँ पर थोड़ा सा उनको लगता है कि भाई चलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला तो कम से कम बाकी पैसे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी मिल जाएंगे और जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 5% फ़ायदा हमको मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी बाद में जो बिल्वी कमीशन होता है उसके सामने इस बात को भी वह उठाते हैं आगे चलकर, और उनका जो एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा फेमस होता है, एक ऐसे पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके एक ऐसे वो लिखते हैं, वो बहुत फेमस होता है। तो उसमें भी वह इस बात को उठाते हैं कि भैया इस तरह का लाभांश आपने जो दिया वो आपने कहाँ से दिया, ये क्या ब्रिटिश सरकार का पैसा था? नहीं, ये भारत की जनता का पैसा था। और भारत की जनता से लूट कर आप लाभांश कैसे दे सकते हो? आपने भारत के पैसे का खर्च भारत के पैसों को भारत के हित में किस तरह से खर्च किया, ये हमें बताएं। तो इस तरह से दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन की बात करते हैं और कहते हैं कि ये अंग्रेज भारत के ही धन को लूट कर ले जा रहे हैं और हम पर शासन कर रहे हैं, और जो हम पर गोली चला रहे हैं उन अंग्रेज़ों को जो पैसा मिल रहा है वह भी हमारे ही टैक्स से मिल रहा है, ना कि अंग्रेज़ सरकार के पैसों से।
अब यहाँ पर इस व्यवस्था में रेलवे कंपनियों द्वारा निवेश की गई पूंजी 5 से अधिक लाभ होने की स्थिति में अतिरिक्त लाभ का समान बंटवारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होगा, 50-50 होगा, और अतिरिक्त लाभ यहाँ पर 5% से ज़्यादा दिया जाएगा। अब रेलवे का प्रबंधन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन किया गया और रेलवे के विकास को 4 चरणों में बांटा गया, 1849 से 1869। और इस चरण में रेलवे का विकास निजी कंपनियों द्वारा लाभांश गारंटी के तहत किया गया और इसमें घाटे का सौदा रहा कंपनी के लिए, क्योंकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश कंपनियों को देना पड़ा। तो इन 20 सालों में इन्होंने जो लाभांश इन कंपनियों को दिया वो सारा लाभांश भारतीय लोगों के राजस्व से था, भारतीय जनता का पैसा था। अब 1869 से 1882 के दौरान इस चरण में ब्रिटिश सरकार के समय 1869 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉरेंस था और निजी कंपनियों से सरकार पर जिम्मेदारी सरकार द्वारा यूरोपीय बैंकों से ऋण लिया गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो यूरोपीय बैंकों को ये ब्याज देंगे वह भी भारतीय रुपयों से था। 1882 से 1924 तीसरा चरण था और इसमें रेलवे का विकास पुनः निजी कंपनियों को दिया गया और यह विकास मॉडिफाइड गारंटी व्यवस्था पर था, यानी कि इस गारंटी व्यवस्था को और अच्छे से बनाया गया। चौथा चरण और अंतिम चरण जो था वह 1924 से 44 ईस्वी था और इस चरण में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि जो रेल है, रेल सेवा है, वह अब सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई, ना कि किसी कंपनी के अधीन। अब 1907 ईस्वी में पहली बार जेम्स मैके ने रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की और ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि आई थिंक 2017 के आसपास जो मोदी सरकार रहती है वह रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश यहाँ पर जोड़कर करने लगी है। तो अब इससे पहले 2017 से पहले तक रेल बजट जो आम बजट है उससे अलग करके ही पेश किया जाता था और उसकी शुरुआत 1907 में मेके द्वारा की गई। 1902 में रॉबर्टसन आयोग जो लॉर्ड कर्जन रहता है 1799 से 1899 से 1905 ईस्वी तक वह रहता है। तो यहाँ पर 1902 में रॉबर्टसन आयोग जो कि कर्जन के द्वारा बनाया जाता है, रॉबर्टसन जो रहता है वह इंग्लैंड का रेल विशेषज्ञ रहता है, उसको बुलाकर वह रेल आयोग बनाता है, रेलवे पर स्थापित करता है और इस रेलवे का प्रबंधन सरकारी नियंत्रण में करने के लिए एक रेलवे बोर्ड की अनुशंसा ये करता है और इसी समिति के आधार पर 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है, जो आज भी रेलवे के विकास को देखता है। अब भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार गवर्नर जनरल कर्जन के काल में होता है और कर्जन न केवल विवादित गवर्नर जनरल था बल्कि उसके समय पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण होता है, इसीलिए उसको आधुनिकीकरण का जनक भी कहा जाता है। और इसी तरह जो लॉर्ड डलहौजी है उसको भी आधुनिकीकरण का जनक कहते हैं, क्योंकि उसके समय पर भी हम देखते हैं कि भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। हालांकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे विकास क्रम अंग्रेज़ों के हित में होते हैं, ना कि भारतीयों के हित में। हालांकि कहीं ना कहीं जो प्रबुद्ध वर्ग है या कुलीन वर्ग है वो इनका फ़ायदा उठा लेता है और जब वह उठाता है तो फिर उसको समझ में आता है कि यहाँ पर विरोध क्यों करना है और कैसे करना है। क्योंकि जब वो आगे बढ़कर अंग्रेजी इतिहास पढ़ता है तो उसको पता लगता है कि दुनिया में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं और किस तरह से बड़ी बड़ी शक्तियों को लोगों ने अपने दम पर नेस्तनाबूद किया है। तो भारत अंग्रेज़ों को क्यों नहीं भगा सकता। जब वो ट्रेनों में बैठते हैं तो उनको पता लगता है कि किस तरह से दुनिया में स्थिति है और हमें इस स्थिति को कैसे ठीक करना है। जब वह टेलीफोन का इस्तेमाल करके अपने सहयोगियों से बात करता है तो वो कोड की लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से गुप्त भाषा में अपने संदेशों को अपने क्रांतिकारी भाइयों तक पहुंचा देता है। तो अंग्रेज़ों की जो व्यवस्थाएं रही वो भले ही अंग्रेज़ों के लिए थी, लेकिन उनका प्रयास, उनका उपयोग भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने भी किया। जिनके पास में दिमाग था उन्होंने इनका इस्तेमाल किया और जिनके पास में नहीं था वो इन व्यवस्थाओं की वजह से फंस गए। यही कारण है कि 1857 की क्रांति के बाद एक क्रांतिकारी कहते हैं कि इन जो टेलीफोन जो टेलीग्राफ रहता है, ठीक है, उसकी शुरुआत भी उस समय पर होती है। टेलीग्राफ बोले तो जो तार सेवा होती है ना उसकी शुरुआत होती है। तो वह कहता है कि इस तार
जो इस ताल ने हमारा मतलब गला घोटने का काम किया है। तो इस तरह से भी कई क्रांतिकारियों के लिए समस्या की वजह बनते हैं। अब भारत में रेलवे का विकास गवर्नर जनरल के काल में सबसे ज़्यादा होता है। 1919 ईस्वी में रेलवे पर एक्वर्थ आयोग, जिसके 10 सदस्य होते हैं, और मिंटो सेकंड के समय पर यह आता है, और इसके 10 सदस्यों में से एक सदस्य भारतीय बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री होते हैं। और इस आयोग ने रेल बजट को आम बजट से पृथक किया जाए ये बात की, और 1924 से 1923-24 में पहली बार रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया। और इसकी शुरुआत पहली बार मांग कब की गई थी? 1907 में। अगले 5 वर्ष में रेलवे पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं, और रेलवे के विकास में रियायत की भूमिका को भी महत्व दिया जाए। तो यहाँ पर ये सारी बातें क्या कौन कह रहा है? तो यहाँ पर 1919 में जो एक्वर्थ आयोग बना था वो यहाँ पर कह रहा है। तो ये भी पता रहना चाहिए कि जो एक्वर्थ आयोग है वह रेलवे के विकास पर बना है। 2017 तक रेल बजट आम बजट से अलग था, और 2017 से रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा। अब यहाँ पर 1936 ईस्वी में रेलवे पर बेजहुड आयोग स्थापित होता है, जिसने रेलवे के विकास में इंजीनियरिंग के स्तर को बढ़ाने की सिफारिश की। राजपूताना की रियासतों में ब्रिटिश सरकार द्वारा मुख्य रूप से नमक और अफीम के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करने के लिए रेलवे के विकास हेतु देसी रियासतों को बाध्य किया जाता है, और उन पर यह दबाव बनाया जाता है कि आप अपने पैसों पर अपने क्षेत्र में रेलवे का विकास कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर खत्म होता है भारत में रेलवे का विकास।